अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हमारी I-16 की तीसरी क्लास होगी और पिछली दो क्लासेस में हमने जो काम किया आई होप आप लोग ने इसको कर लिया होगा और कुछ मैंने सवालात असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इन सवालात का डिस्कशन कर लेंगे जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ आप लोगों को क्लियर है? अच्छा जी, एक तो मैंने आपको सवाल दिया था जो कि पेज नंबर 5 पे था, निपॉन लिमिटेड। ये हमने काम कर लिया था, ऐसे ही है क्लास में। और उसके बाद पेज नंबर 6 पे जो एक सवाल है इनिशियल कॉस्ट, और ये सवाल लिया था ग्रिपिंग IFRS से। ये मैंने आपको करने के लिए दिया था। इसके बाद पेज 7 पे भी दो सवाल हैं, एक एग्जाम्पल ICAP स्टैटिक्स से और फिर एक और एग्जाम्पल है, ये भी मैंने आपको दी थी करने के लिए। ये 3 सवाल हो गए। और फिर पेज नंबर 8 पे एक सवाल है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का, ये हमने नहीं किया, शायद मैंने आपको दिया भी नहीं था करने के लिए। और इन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर लेंगे और ये एग्जाम्पल सारी हमारी बेस करती हैं किस पे? उस अंडरस्टैंडिंग पे जो हम लोग ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। यानी कि क्या, जब हम लोग एसेट को रिकग्नाइज करते हैं तो किस वैल्यू पे एसेट को मेजर कराया जाएगा, उसके अंदर कितनी बातें थी बेटा? 3 बातें थी। एक तो परचेज प्राइस थी, दूसरा डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और तीसरा कौन था? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। यानी कि इस डिस्कशन पे ये सवालात बेस करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 8 पे और यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डिसमेंटलिंग कॉस्ट के नाम से। सही है? डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाला अभी करेंगे, फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करेंगे, फिर हम इसी के साथ देखेंगे मेजर इंस्पेक्शन वगैरह क्या होता है, और फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट कर लेंगे। और ये सारा काम करने के बाद वो सवालात न्यूमेरिकल जो हमने अभी तक नहीं किए, जो असाइनमेंट दिया हुआ था, और जो मजीद सवाल हैं जो हमने नहीं किए, उसको हम वन गो में विदिन 15-20 मिनट्स निपटा के फारिग कर देंगे। लेकिन अभी हम बढ़ रहे हैं अभी आगे। तो पेज नंबर 8 पे आ जाइए, एग्जाम्पल डिसमेंटलिंग कॉस्ट। इसका आप सब लोग को बखूबी आइडिया है। तो यहां पे आ जाइए बेटा, हमें यहाँ पे PPE परचेज प्राइस गिवन है 2 मिलियन, जो कि एक्वायर हुआ था 1123 पे। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है 600,000 और डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड रुपीज 4 लाख ऑन 31/12/24। डिस्काउंट रेट या इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है कितना? 10%। लाइफ इज 2 ईयर। कॉस्ट ऑफ एसेट मालूम करना चाहता है और वो पूछता है, बोलता है कि इसकी जर्नल्स बनाओ। वालेकुम, जर्नल्स बनाइए। तो आ जाइए पेज नंबर 8 पे, जो एग्जांपल है डिसमेंटलिंग कॉस्ट की। ऑल्दो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, ऐसा है कि नहीं है? अब बेटा बात सुनिए, हमारे पास ईयर 0, 1, 2 ऐसा ही है। बताइए परचेज प्राइस कितनी है? बताएंगे आप? 2 मिलियन। 2 मिलियन, ठीक हो गया। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बता सकते हैं, ये कितनी है? 0.6 मिलियन। अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो मैं पूरी वैल्यूज लिख दूं, बोलें? 2,000,000 ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हैं, अदरवाइज इस तरह से आप कर लीजिए काम। परचेज प्राइस में डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को हम कराएंगे ऐड, और फिर इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट को किस पे रिकॉर्ड करना है? बोलिए, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो सर प्रेजेंट वैल्यू हम किस तरह से पता करेंगे, बता सकते हैं आप? 0.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2, ऐसा है। यानी कि 0.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर, बोलिए, 2।
कितना आया? बोलिए कितना आ जाएगा? डेसिमल के बाद 0.33, बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले लिया हमने, मिलियन। बताइए कितना बन गया? 2.93 मिलियन। ये क्या है? कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। ध्यान रख साथ। अच्छा जी, अब बताइए ये जो हमने कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, इसकी डेट बताएंगे? 1123। तो पीपीई को आप कितने से डेबिट करेंगे? बोलिए 2.93 से। क्या ये वाली बात समझ आई? 2.93 से करेंगे। अब और बताएं, और इसमें अब मजीद क्या होना है? एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर होनी है कब? दूसरे साल के एंड पे, ठीक? दैट इज फ्यूचर वैल्यू। उसको हमने डिस्काउंट करके उसकी क्या निकाल ली? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, और एसेट की कॉस्ट का उसको बना दिया पार्ट। याद रख साथ। फ्यूचर में कॉस्ट जो हम पे करेंगे, जिसको हम नाम क्या देते हैं? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, जो कि हमारी फ्यूचर कॉस्ट है। बता सकते हैं कितनी गिवन है? 0.4 मिलियन। ये भी बात हमारी नॉलेज में। अभी हम बनाने जा रहे हैं जर्नल्स, ठीक है बेटा? तो पीपी डेबिट हो गया 2.93 से। कैश क्रेडिट कितने से कराएंगे? बोलिए कितने से होगा? 2.6 से हो जाएगा। 2.6 से हो जाएगा। अब एक और बात बताइए, ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इसको हमने रिकॉर्ड किया है प्रेजेंट वैल्यू पे, क्या ये हमारे पास से कैश चले गया या जाएगा? जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास लायबिलिटी दिख रही है। इसको हम लोग नाम देंगे किसका? प्रोविजन का। इसको हम नाम देंगे क्या? प्रोविजन का, जो कि कितना बना? 0.33। इसको नाम क्या दिया? प्रोविजन का। अब सुनिए सर, जहां आपने वर्ड लिखा प्रोविजन, तो हमारे माइंड में कुछ बातें आना शुरू हुई। और बातें कुछ इस तरह से आई कि सर, आज से पहले हम लोगों ने प्रोविजन का वर्ड जो इस्तेमाल किया था, वो हमने डेप्रिसिएशन के वक्त किया, हमने बैड डेट के वक्त किया, ठीक? तो क्या वो लायबिलिटी थी जो अभी आप कह रहे हैं कि ये वाला जो प्रोविजन है ये लायबिलिटी है? तो क्या सर वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट जो था, क्या वो भी हमारा लायबिलिटी था? जवाब आया नहीं। तो आप यहां पे हो गए कंफ्यूज कि यार वहां तो हम लोग ने उसको कॉन्ट्रा एसेट माना था, और यहां सर बोल रहे हैं कि भाई वो जो प्रोविजन है वो लायबिलिटी है। इसका मतलब प्रोविजन के हमें कुछ 2 ट्रीटमेंट समझ आ रहे हैं। वो ट्रीटमेंट जो आज से पहले हम करते आ रहे थे, सबने ही किया, चाहे पीआरसी वाले या ओए लेवल्स वाले, उन्होंने प्रोविजन को नेगेटिव एसेट या कॉन्ट्रा एसेट के तौर पे लिया। एग्जाम्पल क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक? या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा। वो वाली चीज अपनी जगह वहीं की वहीं है। कॉन्ट्रा एसेट, नेगेटिव एसेट, लायबिलिटी हरगिज नहीं। लेकिन एक अल्फाज जो प्रोविजन का हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने आगे आने वाली स्टडीज में इस्तेमाल करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली, वो क्या है? बोलिए लायबिलिटी। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका नाम है IAS 37, जो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन वहां से एक अल्फाज जो है वो उठ के हमारे पास यहां भी आ गया है। तो वो जो प्रोविजन है वो क्या है बेटा? लायबिलिटी। और एक ऐसी लायबिलिटी जो अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से क्या कंसीडर की जा रही है? अमाउंट और टाइमिंग के हवाले से लायबिलिटी ऑफ
सर्टेन अमाउंट और टाइमिंग्स। और ये जो है ये किसके मुताबिक है? एक स्टैंडर्ड है IS 37 उसके मुताबिक है, जो कि इंशाल्लाह BFR 2 में पढ़ेंगे। तो सर यहां पे जो प्रोविजन का आपने वर्ड इस्तेमाल किया, क्या ये कॉन्ट्रा एसेट है, नेगेटिव एसेट है, या ये लाइबिलिटी है? सर ये कॉन्ट्रा एसेट या नेगेटिव एसेट नहीं है, ये क्या है? लाइबिलिटी एज पर IAS 37। तो PPE डेबिट हुआ, कितने से हुआ? हमें ये बात समझ आ गई। हमारे पास से कैश चले गया, ठीक है जी, हमें ये भी बात समझ आ गई। अब एक ऐसा अमाउंट जो हम पे ड्यू हो तो चुका है लेकिन हमने उसको पे नहीं किया, तो सर वो तो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। मैं चाहता तो यहां पे लिख सकता था लाइबिलिटी का अल्फाज, लेकिन बेसिकली ये एक ऐसा अमाउंट है, मेरे भाइयों बहनों जरा समझना बात, ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपने आज पे नहीं करना, कब पे करना है? फ्यूचर में। क्या आप इस हवाले से बिल्कुल 100% श्योर है कि इतना ही अमाउंट पे होगा? बोलिए नहीं सर, ये तो हमारा एक क्या था? बोलिए एस्टीमेट था। ये वाली बात समझ आई? और एस्टीमेट था किस हवाले से? अमाउंट के हवाले से। ऑल्दो हमें पता है टाइमिंग क्या है, बोलिए। टाइमिंग तो सर कंफर्म है, 2 साल के बाद हमने अदा करना है। टाइमिंग तो चले सर्टेन है, लेकिन जो अमाउंट है वो क्या है? बोलिए अनसर्टेन है। तो जब अनसर्टेनिटी की बात आ गई और एक ऐसा अमाउंट जिसको हमने अदा करना है और अनसर्टेनिटी भी उसमें आ रही है, तो इसके लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या है? बोलिए प्रोविजन एज पर IAS 37। तो सर वो प्रोविजन जो आज से पहले हम देख रहे थे वो क्या था? कॉन्ट्रा एसेट या नेगेटिव एसेट, वो लाइबिलिटी नहीं था। लेकिन अब जिस प्रोविजन की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है? बोलिए लाइबिलिटी, जो टाइमिंग के हवाले से और अमाउंट के हवाले से या दोनों के हवाले से क्या है? बोलिए अनसर्टेन है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो PPE डेबिट कैश और ये आ गया क्रेडिट। अब सुनिए, जब ईयर एंड आया 31/12/23, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, 31/12/23 आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो हम काम आज से पहले PRC 4 में भी करते आ रहे थे कि सर ईयर एंड पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोलिए डेप्रीसिएशन। तो एंट्री हम लोग बनाएंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, डेबिट करेंगे, और एक्यूमुलेटेड। चले एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक्यूमुलेटेड के बजाय मैं प्रोविजन का वर्ड लिख देता हूं, और ये जो प्रोविजन है बेटा ये क्या है? लाइबिलिटी। डन। और यहां पे मैं वर्ड लिखना तो चाह रहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड और अलाउंस में तो आप कंफर्ट पहले भी थे, अभी भी हैं। यहां पे भी जो थोड़ा सा टकराव आया कौन से अल्फाज का? प्रोविजन का। तो यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं क्या? प्रोविजन। इसको हमने कर दिया क्रेडिट। और ये क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। ये CA करंट एसेट नहीं, कॉन्ट्रा एसेट, नेगेटिव एसेट। ठीक, कॉन्ट्रा एसेट या नेगेटिव एसेट। प्लीज इसको जरा क्लियर रखिएगा, दिस इज नॉट करंट एसेट, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज कॉन्ट्रा एसेट। डन। अच्छा ठीक, बता सकते हैं लाइफ कितनी है? 2 साल। अज्यूमिंग कुछ मेंशन हुआ है डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड ले लीजिए, तो कितना बन जाएगा? 2.93 डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 1.46। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही हम फिलहाल ले रहे हैं। क्लियर? अच्छा जी, ये दूसरी एंट्री हमारे पास बन गई, ये दूसरी एंट्री होगी। अब आ जाइए तीसरी एंट्री पे, 31/12/23। सर ये तीसरी एंट्री समझ नहीं आई बात। अब जरा यहां पे देखिए, हम लोगों ने जो अमाउंट अदा करना है उसको हमने क्या किया था? बोलिए एस्टीमेट। तो जो अमाउंट हमने अदा करना है वो कितना अदा करना है एस्टीमेट के मुताबिक? बोलिए 0.4 मिलियन। ये वाली बात समझ आई? और ये कौन सी वैल्यू है? बोलिए फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन सर हमने एसेट को कैपिटलाइज 0.4 मिलियन से नहीं किया, हमने एसेट को कैपिटलाइज बोलिए कितने से किया है? 0.33 मिलियन से किया है, जो कि इसकी क्या है? बोलिए प्रेजेंट वैल्यू।
तो कहने का मतलब ये है कि हमने रिकॉर्ड किया है प्रेजेंट वैल्यू पे और हमने पे कितना करना है आज से 2 साल बाद जाके, कितना 0.4 मिलियन। तो सर ईयर एंड पे हम ये देख रहे हैं कि हमने तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है, कितने पे रिकॉर्ड कर ली है। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा वीडियो इशू है। हमने तो लायबिलिटी रिकॉर्ड कर कितने पे लिए, बोलिए बेटा 0.33 मिलियन पे, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमने फ्यूचर में अदायगी कितने की करनी है, 0.4 मिलियन। तो I-16 ये कहता है तुम इसको यूं अज्यूम करो, I-16 ये कहता है तुम इसको यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा था जो ड्यू तुम पे हो गया था लेकिन तुमने इसको अदा नहीं किया। एक ऐसा खर्चा था जो तुम पे ड्यू हो गया था लेकिन तुमने उसको अदा नहीं किया। आई रिपीट, I-16 ये कहता है कि तुम इसको यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा था जो तुम पे ड्यू हो गया था लेकिन तुमने उसको पे नहीं किया। तो जब पे नहीं किया तो इंटरेस्ट तो इसके ऊपर लगेगा। तो I-16 ने हमसे क्या किया, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करवाया, और इंटरेस्ट को जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम कराएंगे डेबिट। और कितने से कराएंगे, जरा यहां पे ये देखनी है बात। 0.33 मिलियन पे हमने अपनी लायबिलिटी को डे 1 पे रिकॉर्ड किया था, किस पे, प्रेजेंट वैल्यू पे। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमने 2 साल बाद कितना अमाउंट पे करना है, 0.4 मिलियन। तो सर I-16, मैं चौथी दफा ये बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये अहम पॉइंट है। I-16 कहता है इसको तुम यूं अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा था जो तुम पे हो चुका था ड्यू लेकिन तुमने उसको अदा नहीं किया। तो खर्चा जब हो चुका है ड्यू और अदायगी नहीं की तो इसके ऊपर सर इंटरेस्ट तो लगेगा। तो उसने हमसे यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड कराया और 0.33 मिलियन मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 10% करेंगे। तो बताओ बेटा कितना बना, जल्दी से बोलिए, बड़ा आसान सा है, 0.033। ठीक, और हम लोग क्रेडिट क्या करा देंगे, बोलिए, लायबिलिटी जिसको हमने प्रोविजन का नाम दिया है, ये भी क्या है, बोलिए, लायबिलिटी। अभी दूसरे साल के एंड पे जब मैं पहुंचूंगा तो फिर मैं आपके सामने मजीद सवालात रखूंगा जो मैं आपसे पूछूंगा। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन को हमने कर दिया क्रेडिट। अब हम पहुंचते हैं दूसरे साल। बताइए दूसरे साल यानी कि 31/12/24 के एंड पे हम क्या करेंगे, अगेन सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाएगा। कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, बोलें, 1.46 और प्रोविजन क्रेडिट 1.46। और फिर 31/12/24 पे हम लोग क्या करेंगे, हम यही देख रहे होंगे कि भाई लायबिलिटी डे 1 पे रिकॉर्ड कितने पे की थी, 0.33 से। और फिर पहले साल के एंड पे जब हम पहुंचे तो हमने बोला भाई 1 साल तो गुजर गया है, तो इसका मतलब हमारी जो डे 1 पे लायबिलिटी थी वो अभी डे 1 पे कितनी थी, 0.33, लेकिन 12 महीनों का वक्त गुजर गया है और पेमेंट की अदायगी का वक्त मजीद करीब आ रहा है। तो हम लोगों ने ईयर 1 के एंड पे अपनी लायबिलिटी को क्या किया, बोलिए, बढ़ाया। ये वाली बात समझ आई। और क्यों बढ़ाया, 5वीं दफा बोल रहा हूं, I-16 ने बोला था इसको यू अज्यूम करो कि एक ऐसा खर्चा था जो तुम पे ड्यू हो गया था लेकिन तुमने पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो मेरे भाई इंटरेस्ट तो लगेगा। ये 5वीं दफा मैंने बात बोली, इसका मतलब इस बात की सिग्निफिकेंस है कि हम क्या कर रहे हैं। 5 दफा मैंने बात बोली। अब आइए वही काम हम दूसरे साल के भी एंड पे करेंगे। तो बताओ बेटा एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कराया जाएगा, बोलिए, डेबिट, और प्रोविजन को हम लोग कराएंगे क्रेडिट, जो कि क्या है, बोलिए, लायबिलिटी। अमाउंट आप बताइए कितना बनेगा और कैसे निकाला जाएगा। सर अमाउंट निकालने के लिए हम कुछ यूं करेंगे कि 0.33 तो डे 1 पे हमारी लायबिलिटी थी और ईयर 1 के एंड पे हमारी लायबिलिटी क्या हुआ, मजीद बढ़ी, 0.033 ऐसा है। ठीक, इसका मतलब हम अपनी लायबिलिटी को डे 1 पे इतना था, ईयर 1 के एंड पे इतने से बढ़ाया। इसके ऊपर क्या लगेगा, 10% लगेगा। बताइए कितना बना, बोलिए,
.036 ऐसा है। हमने अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा लिया। सर बेसिकली आप कर क्या रहे हैं यार? डे 1 पे तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था उसको प्रेजेंट वैल्यू पे, और वक्त गुजरने के साथ साथ पेमेंट करने का वक्त करीब आ रहा है, तो हर साल के एंड में हम अपनी लाइबिलिटी को बढ़ा रहे हैं सो एज टू शो दैट पेमेंट इज क्लोजर। ठीक, इस प्रोसीजर को हम लोग जो नाम देते हैं उसको बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का। तो बेसिकली क्या था, हमने लाइबिलिटी को क्या कर लिया था? वाइंड अप किया था। इसको जरा इनफॉर्मली ले ले, वाइंड अप किया था। 0.4 से वाइंड अप करके कितने पे लेके आए थे? 0.33 पे। अब उसको अनवाइंड कर रहे हैं क्योंकि वक्त जो है वो करीब आ रहा है। एक साल गुजरा, मजीद वक्त करीब आ गया, दूसरे साल के एंड पे पहुंचे, वक्त तो आ गया। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी दूसरे साल के एंड पे कितने अमाउंट पे खड़ी होनी चाहिए? बोलिए 0.4 मिलियन पे। तो यहां पे चूंकि हम लोगों ने पॉइंट के बाद सारे फिगर्स नहीं ली थी, तो करीब करीब हम वहीं पे कहीं पहुंचे हुए होंगे जो हमने डे 1 पे क्या किया था। बोलिए एस्टीमेट। तो बताओ 0.33, जरा कैलकुलेटर उठाइए। 0.33 प्लस 0.033 डन, प्लस 0.036 0.396 अप्रोक्सीमेटली वही बन गया ना, 0.4 मिलियन ही बन गया। मेरे भाइयों वाली बात समझ आ रही? एक्यूरेट क्यों नहीं आया? ये बात आप खुद लॉजिकली भी जानते हैं क्योंकि हमने डेसिमल्स के बाद सारी वैल्यूज नहीं ली। बेटा यहां तक बात समझ आ रही है? तो हम दूसरे साल के एंड पे क्या करेंगे? दूसरे साल के एंड पे क्या किया जाएगा? 31/12/24 पे वो जो हमने हर साल प्रोविजन या हर साल जो लायबिलिटी को बढ़ा रहे थे, अब दूसरे साल के एंड पे उसको डिसमेंटल करने का वक्त आ गया है। तो उस वक्त हमारे पास से कैश का क्या होगा? बोलिए आउटफ्लो होगा। तो यहां पे मैं बोल दूं 0.4 मिलियन लिख दूं अप्रोक्सीमेटली, और फिर क्या हो जाएगा? कैश क्या कर देंगे बेटा? 0.4 मिलियन से क्रेडिट। क्या ये वाली बात समझ आई? इस काम को समझ के प्लीज कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सवाल का कॉन्सेप्ट सिर्फ डिलीवर करने के लिए मैंने 2 साल रखा, वो 2 सालों 4 सालों प्रोसीजर हमारा यही चलेगा। जो अगला सवाल है वो आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। जी हम आगे बढ़ जाएं अगर ये काम हो गया है। और जो आपके पास जवाब आ रहा होगा, लास्ट जो आपकी डबल एंट्री बनी उसमें प्रोविजन तकरीबन जो फ्यूचर अमाउंट है कितना, यानी कि आखिरी जो आपकी डबल एंट्री बन रही होगी वो 0.5 मिलियन डेबिट हो रहा होगा और कैश क्रेडिट हो रहा होगा। मैं बोर्ड पे कर दूं ये काम? अच्छा जी मुझे बता दीजिए, ये जो ट्राई योरसेल्फ पेज नंबर 8 पे है, आपने पीपी को डेबिट कितने से किया? 5.39, जिसके अंदर 3 कॉस्ट है, परचेज प्राइस है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, और तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट है एट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक हो गया? और फिर आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, जितना भी था डिवाइड बाय 2 कर दिया, जाने दें आगे। फिर ईयर 1 के एंड पे आपने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाना है, ये शो करने के लिए कि भाई साहब पे करने का वक्त मजीद करीब आ रहा है। तो हम लोगों ने डे 1 पे अपनी लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, फिर ईयर 1 के एंड पे हमने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया। तो जितना भी हमारे पास डे 1 पे लायबिलिटी आ रही थी उसको मल्टीप्लाई करा है किस रेट से? 12% से। तो हमने एक्सपेंस डेबिट किया और प्रोविजन क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से अगले साल हम गए, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, और अगले साल के एंड पे हमने अपनी लायबिलिटी को मजीद बढ़ाया। ठीक, मजीद बढ़ाने के लिए क्या कैलकुलेशन की थी? जो डे 1 पे हमारी लायबिलिटी थी उसमें हमने ईयर एंड पे जितने से लायबिलिटी बढ़ाई उसको ऐड किया और उसके ऊपर हमने 12% लगा दिया। यानी कि यही बात मैं यहाँ पे जो की है वही करना चाह रहा हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, और एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझते हैं।
कुछ 3 टर्म्स हैं जिसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी हम यहां पे लेंगे। एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं पेबल। ठीक, शुरू में हमने पेबल्स क्रेडिटर्स पता नहीं कितनी दफा इस्तेमाल किया। पेबल भी क्या है बोलिए? लायबिलिटी। अच्छा सर, थोड़े से और बड़े हुए तो वर्ड आया अक्रूवल्स का। हमने कहा ये भी क्या है बोलिए? लायबिलिटी। और हम थोड़े से और बड़े हुए तो वर्ड आ गया प्रोविजन का। मैं समझता हूँ ये बात अगर पता चल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि पेबल्स को भी बोला लायबिलिटी, अक्रूवल्स भी लायबिलिटी, और एक तीसरी चीज का इजाफा हुआ, वो भी क्या है बोलिए? लायबिलिटी एज पर IAS 37। अब सर पेबल, हम कब पेबल का वर्ड इस्तेमाल करें, हम कब अक्रूवल्स का वर्ड इस्तेमाल करें, हम कब प्रोविजन का वर्ड इस्तेमाल करें, इस हवाले से कुछ बात करते हैं। देखें, जब अमाउंट और टाइमिंग्स क्या होंगे? क्या होंगे? सर्टेन। सर हमने माल खरीदा ₹1,00,000 का 30 दिन के उधार पे। हमने माल खरीदा लाख का 30 दिन के उधार पे। तो बताइए कितनी अदायगी करनी है? कितनी अदायगी करनी है? मैं खुद बता रहा हूं, लाख का माल खरीदा 30 दिन के उधार पे, तो कितना पे करना है? लाख। कब पे करना है? 30वें दिन। ये वाली बात समझ रही? अमाउंट भी पता है और टाइमिंग भी पता है। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड अक्रूवल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कौन सा करेंगे बोलिए? पेबल्स का। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब दूसरी बात करने जा रहा हूं। जैसे कि यूटिलिटी के जो बिल्स होते हैं उनकी अदायगी अमूमन हम लोग कब करते हैं? एडवांस में करते हैं या एरियर्स में करते हैं? एरियर्स में। जनवरी में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की और उसका जो बिल है वो कब आएगा बोलिए? फेब में आएगा। सिंपल सी बात। जनवरी के एंड पे हम लोगों ने क्या किया, जो भी मीटर पे हमारे यूनिट्स आ रहे थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, हमने उसका डिफरेंस लिया और हमने एस्टिमेट लगा लिया कि हमारा जनवरी का बिल जो फरवरी में आएगा वो तकरीबन इतने यूनिट्स का इतना आएगा। क्लियर हो गई बात? बड़ी कॉमन सी बात है। फरवरी में जो बिल आया और आपने जो एस्टिमेट किया था, लेट्स सपोज वो किए थे 100 यूनिट, और जो आपके पास बिल आया वो हो सकता है 95 यूनिट का आया, हो सकता है 103 या 4 या 106 यूनिट का आया। तो अब आप मुझे बताइए, जनवरी के एंड पे आपने जो एक्सपेंस था वो ड्यू हो चुका था, एक्सपेंस इनकर हो चुका था, बोले? बिजली इस्तेमाल कर ली, खर्चा तो हो गया। सर चूंकि अदायगी नहीं की तो क्या हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऐसे एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? अक्रूवल बोलता है भाई एक्सपेंस हो गया, रिकॉर्ड कर लो, भले पे हुआ हो या ना पे हुआ। तो हम तो क्या करेंगे, जनवरी में जितनी हमने बिजली कंज्यूम की है यूनिट्स देखेंगे और अपने पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट करा देंगे, और जो क्रेडिट होगा सर वो होगी लायबिलिटी, जो क्रेडिट होगा वो होगी लायबिलिटी। तो सर हम पेबल्स का वर्ड इस्तेमाल करें या हम लोग अक्रूवल्स का वर्ड इस्तेमाल करें? सर हम पेबल्स का वर्ड इस्तेमाल करें, अक्रूवल्स का करें? जब हम PRC में थे या OLBs में थे, हमने बोला यार अक्रूवल बोलो या पेबल्स बोलो, एक बात, काम चल गया। लेकिन यहां पे देखें, पिछली एग्जांपल में मैंने क्या बात बोली, लाख का माल खरीदा 30 दिन के उधार पे, तो अमाउंट भी पता है और टाइमिंग भी पता है, तो हमने वहां पे अक्रूवल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? इस सिनेरियो में सर हमें पता है कि बिजली का जो बिल है जनवरी का वो फरवरी की 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाता है। तो बताइए क्या जो टाइमिंग है वो सर्टेन है या नहीं? 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाता है। सर अल्लाह की कसम 7 तारीख को ही आता है। यहां पे मेरा अंदाज कुछ और है, मैं बोल क्या रहा हूं 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाता है। तो आप मुझे बताएं कि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट यहां पे है टाइमिंग के हवाले से या नहीं? 5 से 10 तारीख मतलब टाइमिंग जो है वो सर्टेन नजर नहीं आ रही। सर अनसर्टेन है, 1-2 दिन से क्या फर्क पड़ता है? भाई मेरे, मैं पूछ ये रहा हूं टाइमिंग सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन। डन। जो अमाउंट है
वो मुझे बताइए जो आपने बिल के यूनिट एस्टिमेट किए थे वो 100 आया 98 यूनिट का, आपने एस्टिमेट किया 100 आया 103 या 4 यूनिट का, आपने एस्टिमेट लगाया था सुबह, मीटर रीडर वाला आया 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, तो यार वेरिएशन तो आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है इस सिनेरियो में अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है। डन। अमाउंट और टाइमिंग सर्टेन है या अनसर्टेन? अनसर्टेन। तो यहां लिखते हैं अमाउंट और टाइमिंग्स क्या है बोलिए? अनसर्टेन। ठीक है जी सर, अनसर्टेन तो है। अब आप एक और बात बताइए, जो अनसर्टेनिटी है, ये जो अनसर्टेनिटी है ये क्या मटीरियल है या इममटीरियल है? ये अनसर्टेनिटी तो बेशक है, ये मटीरियल है या इममटीरियल? सर अब ये बात आ रही है, आपने पता नहीं मटीरियल इममटीरियल ये कहां से ले आए। मटीरियलिटी है क्या, इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम यहां पे अपनी बात मुकम्मल करेंगे। हर वो इंफॉर्मेशन जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अफेक्ट हो सकती हो, हर वो इंफॉर्मेशन जिससे यूजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अफेक्ट हो सकती हो, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए मटीरियल। क्या ये बात समझ आई? 5 से 10 तारीख के दरमियान आ जाएगा, क्या ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन बहुत सिग्निफिकेंस रखती है या नहीं? बोले नहीं। क्या ये इंफॉर्मेशन बहुत हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत मैटर करती है या नहीं? सर नहीं करती, ना टाइमिंग के हवाले से ना अमाउंट के हवाले से। पिछले महीना आया था 6 तारीख को बिल, इस महीने 6 नहीं 7 तारीख को आ गया, तो क्या हुआ यार, 1 2 4 5 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एस्टिमेट किए थे 100 यूनिट, बिल आ गया 90 यूनिट का, तो सर कोई इतना बड़ा वेरिएशन तो नहीं है ना। इसका मतलब इममटीरियलिटी तो है, इममटीरियल तो है, लेकिन क्या है जो क्या कहते हैं अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है? बोलिए इममटीरियल। तो अक्रूवल्स के केस में क्या होगा? अमाउंट और टाइमिंग क्या होंगी? बोलिए अनसर्टेन होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या होगी? बोलिए अमाउंट टाइमिंग क्या है? अनसर्टेन है, बट क्या चीज? इममटीरियल, बट इममटीरियल। मटीरियल से मतलब क्या? वो इंफॉर्मेशन जो यूजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मटीरियल। वो इंफॉर्मेशन जो कि यूजर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं? मटीरियल। अब एक एग्जांपल लेता हूं मटीरियल के हवाले से। आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां का मैं हूं एम्प्लॉय। आपने मुझसे पूछा यार प्रॉफिट्स कितने? मैंने बोला वो तो डिस्क्लोज हुए हैं, तकरीबन 1 मिलियन के प्रॉफिट्स हैं। ठीक, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी में जहां पे मैं एम्प्लॉय हूं। आपने मुझसे पूछा यार इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? मैंने बोला 1 मिलियन आ रहा है, और डिसीजन आपने लेना है। सही है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने बोला लेकिन यार इसका जो प्रॉफिट आ रहा है ना 1 मिलियन, इसमें थोड़ा सा घपला है। आपने बोला यार क्या घपला है? मैंने बोला यार वो 50 से ना एक एरर हो चुका है, और उसकी वजह से वो जो 1 मिलियन का प्रॉफिट है ना, वो या तो एक्सपेंस आपने ओवर किया या अंडर किया, तो प्रॉफिट जो है ना इससे अफेक्ट हुआ है। आपने बोला नहीं कर यार जानी, इतनी बड़ी बात तूने बता दी कि 1 मिलियन का प्रॉफिट और 50 रुपए। अब आप मुझे बताइए क्या ये हरकत आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या है? इममटीरियल। डन। ठीक, तो मटीरियलिटी में भी 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। डन। एक और एग्जांपल, एक कंपनी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं और वहां पे मैं एम्प्लॉय हूं। ठीक है जी, आपने मुझसे पूछा यार बताओ क्या सूरत हाल है? मैंने बोला यार मसला यहाँ पे ये है कि हमारा एक बंदा था प्योन, उसने कुछ घपला किया है। ठीक है जी, उसने कुछ घपला किया है, उसने कुछ फ्रॉड किया है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यार जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर जो था ना, उसने घपला किया है। अब आप मुझे बताइए आपके लिए जो इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंस रखती है, अहमियत रखती है, वो प्योन की चोरी मैटर करती है आपके लिए, या डायरेक्टर्स में से किसी एक आध डायरेक्टर की चोरी फ्रॉड मैटर करता है? डायरेक्टर्स। तो इसका मतलब वो जो प्योन ने पैसे चुराए हैं वो आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती डिसीजन मेकिंग के हवाले से। लेकिन अगर डायरेक्टर ही साले चोर हैं, ठीक, इतना फ्रॉड हो रहा है,
तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या अहमियत रखती है, बोलिए, मटेरियल। बेटा ये कुछ बात समझ आई? तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं कि हर वो इंफॉर्मेशन जिससे आपके फैसले लेने पे असरअंदाज हो सकती है बात, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल। आ जाइए, लाइबिलिटी हमारे पास तीन तरह की नजर आ रही है। एक है पेबल्स, जो कि बड़ी वाज़ेह हो सकी है बात। अक्रूवल्स, अनसर्टेनिटी है, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है, बोलिए, इममटीरियल। अब बात आ रही है किसकी, प्रोविजन की। तो सर प्रोविजन में भी क्या है, अमाउंट और टाइमिंग्स, बोलिए क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है जी, क्या है, बोलिए, अनसर्टेन है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है यहां पे वो क्या होगी, बट अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होगी, क्या होगी, बोलिए, मटेरियल होगी। क्या ये वाली बात समझ आई? होप सो। मैंने बड़े सिंपल अंदाज से आपको बात समझाने की कोशिश की है, जिसमें हमने प्रोविजन, अक्रूवल्स और पेबल्स को कब इस्तेमाल करना है ये समझ लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि जो मटीरियलिटी होती है एग्जाम्पल के थ्रू, ये क्या चीज होती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप पेबल्स बोलो, अक्रूवल्स बोलो या प्रोविजन बोलो, एक अल्फाज बोलेंगे लाइबिलिटी, लेकिन कब कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करना है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आई होप सो मैंने आपको अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। ये बिल्कुल बेसिक चीजों में से थी एक बात। आगे बढ़ते हैं, इस काम को कॉपी कर लें। चले बेटा आगे आ जाइए, पेज नंबर 9 पे आइएगा। पेज नंबर 9 पे, पेज नंबर 9, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, प्रोवाइड बेनिफिट्स, बोलिए, अप टू 1 ईयर, और कैपिटल एक्सपेंस, जी बोलिए, प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। ये बात हम पहले से जानते हैं, बस एक दफा नोट डाउन कर ली। अच्छा जी, आइए जरा पढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब फ्यूचर में कोई खर्चा होगा, एग्जिस्टिंग पीपीई पे जब फ्यूचर में कोई खर्चा होगा, तो क्या उस खर्चे को हम लोग एक्सपेंस आउट करेंगे, मतलब क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, या इसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, मतलब बैलेंस शीट में एज एन एसेट ट्रीट करेंगे। ठीक, आप मेरा पॉइंट समझ गए। एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे जब फ्यूचर में खर्चा होगा तो क्या उसको एक्सपेंस आउट किया जाएगा? सर एक्सपेंस आउट मतलब क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, या उसको हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, मतलब क्या उसको कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, क्या उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, ये है अभी हमारा डिस्कशन। तो देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, ये वो खर्चे हैं जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के अंदर अंदर मिलता है, और कैपिटल एक्सपेंस क्या है, जिसका बेनिफिट हमें 12 महीनों के बाद भी मिलता है। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। अब द कॉस्ट ऑफ द डे टू डे सर्विसिंग ऑफ द आइटम्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस एज इनकर्ड यूजुअली एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस। वो क्या बोल रहा है, जो डे टू डे सर्विसिंग होगी, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, डे टू डे सर्विसिंग, यानी कि जो कंज्यूमेबल्स होंगे, जो लेबर कॉस्ट होगी, जो हमारे स्मॉल पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे, या स्मॉल पार्ट की कोई रिप्लेसमेंट हो रही होगी, सर ये तो वो खर्चे जो कि होने हैं। अब इस तरह के खर्चे जो हो रहे होंगे, चाहे वो खर्चे छोटे हो या वो खर्चे बड़े हो, चाहे उनकी कॉस्ट कम लग रही हो, चाहे उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा ही क्यों ना लग रही हो, अगर वो डे टू डे बेसिस पे हमारे खर्चे हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, एज रेवेन्यू एक्सपेंस, भले खर्चे छोटे हो रहे हो या बड़े। इसी तरह से आगे वो बोलता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू पीपीई आफ्टर इनिशियल एक्विजिशन is capitalized if it meets the criteria for recognition।
यानी कि पीपीई को पीपीई बोलने से पहले दो सवाल का जवाब अगर हाँ में होगा तो हम फिर बात करेंगे कि हाँ भाई तुम पीपीई कहलाने के काबिल हो भी या नहीं। रिकग्निशन क्राइटेरिया की बात याद है आप लोग को कि एक तो सर उससे हमें आगे आने वाले वक्त में इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो क्या होना चाहिए, बोलिए प्रोबेबल, और तो और उसकी कोई कॉस्ट होनी चाहिए जिसको हम रिलायबली मेजर कर सकते हो। अगर दोनों में से किसी एक बात का जवाब ना में है तो उसको पीपीई का क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, इसका मतलब पीपीई के तौर पे इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अब यहां पे देखें, आगे आने वाले खर्चों में अगर कोई खर्चा होता है पीपीई पे इनिशियल एक्विजिशन के बाद, इस कैपिटलाइज, उसको कैपिटलाइज करेंगे। सर कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब वो क्या मीट करता हो, बोलिए रिकग्निशन क्राइटेरिया। In practice, this usually means that expenditure is capitalized if it improves the asset, is for replacement part, relate to major inspection और overall। तो देखें यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो अभी डिस्कशन हमारा हो रहा है इन 3 पॉइंट्स को सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का हमने नाम दिया, और यहाँ पे एक हमारा खर्चा जो है वो है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस, और दूसरा खर्चा जो है वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये बात मैंने आपसे पहले ही कर दी है, और कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब उसको बैलेंस शीट का पार्ट बना रहे हैं। डन। अब देखिए, जो रोजमर्रा की बेसिस पे हमारे खर्चे हो रहे हों, चाहे छोटे चाहे वो बड़े, उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, डे टू डे सर्विसिंग में ले जाते हैं। और जिसमें मैंने एग्जांपल क्या ली है, जैसे कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया, जो कंज्यूमेबल्स डेली बेसिस पे जो इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं, कंज्यूमेबल्स पीपीई के हवाले से। इसी तरह से हमारे पास और क्या आ सकते हैं, बोलिए स्मॉल पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक, या हम बोल सकते हैं स्मॉल रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एटसेट्रा। नोट डाउन कीजिए अपने पास, स्मॉल रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स आ गया। अच्छा जी, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होने वाला है इसका ट्रीटमेंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, क्या चार्ज करेंगे एज एन एक्सपेंस। यानी कि इन शॉर्ट आप यूं भी बोल सकते हो, बेटा बात सुनिए, इन शॉर्ट, एक मिनट रुक जाइए, कॉपी ना करें, इन शॉर्ट आप इसको यूं भी बोल सकते हैं कि यार एसेट पे खर्चा हुआ, जिससे एसेट की, हेलो, खर्चा हुआ एसेट पे जिससे उसकी लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, क्वालिटी या क्वांटिटी मेंटेन रही, ठीक। एक ऐसा खर्चा जो एसेट पे हुआ जिससे उसकी लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, उसकी जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट था वो बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है, वो मेंटेन रहा, ठीक। तो उस खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, बोलिए रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ये मैंने इनफॉर्मली बात, बहुत सारी चीजों को मैंने समेट दिया। अब सर अगर इसी सारी बात के इख्तिताम पे मैं कहूं कि भाई लाइफ बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक, क्वालिटी बढ़ गई, या आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, ठीक, तो सर अगर ये इंप्रूव हो रही, हर चीज में इजाफा हो रहा है, अगर लाइफ बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है, या इसी तरह से आउटपुट बढ़ रहा है, या वो जो मेयार था हमारी प्रोडक्ट का, सर वो सर पहले क्या था और अब देखें सर कैसा वीआईपी हमारी प्रोडक्ट बन चुकी है, तो उसका मतलब क्वालिटी, अगर इन सारी चीजों में बेटा क्या आ रहा है, बोले इंप्रूवमेंट आ रही है खर्चे करने की वजह से, तो उस खर्चे को हम लोग नाम क्या देंगे, बोलिए
कैपिटल एक्सपेंस। तो सर रेवेन्यू में क्या होगा? यही सारी बात मैं कर रहा हूं कि भाई खर्चा हुआ, लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मैंने बढ़ने की बात नहीं की, मैंने बोला सर वो मेंटेन रह रही है, तो इस तरह के खर्चे को हम नाम क्या देंगे? बोलिए रेवेन्यू एक्सपेंस। और अगर इसमें क्या और होगा? बोलिए इजाफा, तो क्या नाम देंगे? बोलिए कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन यहां पे बात इतनी सादी नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस के अंदर हमने एक ब्रॉडर एरिया को कवर अप करना है। वैसे तो बात हमारी मुकम्मल हो गई, भाई लाइफ बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, भाई शाबाश है। कौन सा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बुक के अंदर कैपिटल एक्सपेंस के बारे में उसने तकरीबन 3 पॉइंट्स बनाए हुए, ऐसा ही है। और तभी मैंने जान के हैंडआउट में थोड़ा सा पेज छोड़ दिया ताकि आप अपने पास भी कुछ चीजें नोट डाउन करें। अच्छा जी, कैपिटलाइज करेंगे कब कब? जब इंक्रीज आइदर, सर लाइफ बढ़ गई, इंक्रीज करेंगे अगर खर्चा कर रहे हैं और उससे इंक्रीज क्या हो रही है? बोलिए खर्चा कर रहे हैं और उससे इंक्रीज क्या हो रही है? बोलिए लाइफ। सर हमारा जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अगर हम प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, टोटल लाइफ थी 15 साल, 5 साल हमने इस्तेमाल किया, रिमेनिंग लाइफ रह कितनी गई? बोलिए 10 साल। हमने खर्चा किया, अब जो रिमेनिंग लाइफ है वो 10 साल नहीं है सर, वो 12 साल पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब 2 साल लाइफ का इजाफा हुआ, तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब हमें बेनिफिट भी इजाफी कितने सालों तक मिलने हैं? और 2 साल मजीद बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका मतलब सर लाइफ बढ़ रही है, और उस लाइफ को बढ़ाने में जो भी हमारा खर्चा हो रहा होगा वो किस में आएगा? बोलिए कैपिटल एक्सपेंस में आएगा। मतलब हम क्या करेंगे? वो जो भी खर्चा होगा, वो जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू में क्या करा दिया जाएगा? बोलिए ऐड करा दिया जाएगा। और ऐड कराने के बाद जो भी उसकी रिमेनिंग लाइफ, अभी मैंने कितनी बताई रिमेनिंग लाइफ? सर 15 साल थी, टोटल 5 साल इस्तेमाल कर लिया, बच कितने गए? 10। सर वो खर्चा किया, उससे लाइफ अब रिमेनिंग 10 नहीं है सर, वो 12 साल हो गई। तो मैं भी आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं खर्चा कर रहा हूं एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट पे, और सर उसका आउटकम ये निकल रहा है कि एसेट की लाइफ बढ़ रही है। तो सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि इसको कैपिटलाइज करना। मतलब सर क्या हुआ कि जो एसेट है उसकी बुक वैल्यू जो भी आ रही होगी या कैरिंग वैल्यू जो आ रही होगी, उसमें क्या करेंगे? उसको ऐड, और ऐड कराने के बाद जो भी रिमेनिंग लाइफ, बता दो यार जालिम लोग, कितनी रिमेनिंग लाइफ? अभी 12 साल है, उस पर उसको क्या करा देंगे? डेप्रिशिएट। ये वाली बात समझ आई? तो सर अगर खर्चा करने से लाइफ बढ़ रही है तो क्या होगा? कैपिटलाइज। सर खर्चा किया, 2 मंजिला बिल्डिंग थी सर, 1 मंजिल हमने और बढ़ा दी। या हमारी एक गाड़ी थी जिसमें 4 मुसाफिर बैठ सकते थे, हमने एक अलग से कार्ड लगा दी, हमने बोला चलो भाई, जैसे आप चिंची वगैरह में देखते होंगे कि कैपेसिटी जितनी है वो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। जहां 4 लोग बैठ सकते थे वहां सर 8 लोग बैठ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि उस चीज की क्या चीज बढ़ी है? बोलिए कैपेसिटी बढ़ रही है। 2 मंजिला बिल्डिंग थी, 1 मंजिल और हमने बना ली, ठीक? तो इसका मतलब हमारी कैपेसिटी क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर लाइफ बढ़ेगी तो भी हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज। कैपेसिटी बढ़ेगी तब भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बोलिए कैपिटलाइज। और तो और सर अगर क्या बोल रहे थे भाई? एफिशिएंसी। सर 1 घंटा हमारी मशीन चलती थी, बिजली के 10 यूनिट कंज्यूम होते थे। अब हम लोगों ने कुछ नई इसमें टेक्नोलॉजी ऐड की है, अब 1 घंटा मशीन हमारी चलती है। हमारी जो कह सकते हैं कि आप 1 घंटे में 10 यूनिट नहीं गिरते हैं, 1 घंटे में सर हमारे 7 यूनिट गिरते हैं। तो सर इसका मतलब हम एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। सर 1 घंटे में हम लोग बना देते 100 यूनिट, ठीक? हमने एक नया पार्ट इसमें इंस्टॉल किया, तो अब 1 घंटे के अंदर 100 यूनिट नहीं, 1 घंटे के अंदर सर 150 यूनिट बन रहे हैं। इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं किसी चीज में इजाफा होते हुए नजर आ रहा है, मतलब एफिशिएंसी हमारी बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो सर जो भी खर्चा होगा वो हमारी एसेट की कॉस्ट का क्या बन जाएगा? बोलिए पार्ट। और जब वो पार्ट बन जाएगा तो फिर जो भी उसकी लाइफ होगी, रिमेनिंग लाइफ, उस पर हम लोग उसको क्या करेंगे? बोलिए डेप्रिशिएट कर देंगे। एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात, मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स।
मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमने वहां पे बात की कि छोटे मोटे पार्ट्स की अगर रिप्लेसमेंट हो रही होगी तो उसको हम लोगों ने क्या ट्रीट करना है, रेवेन्यू एक्सपेंस। वो डे टू डे सर्विसिंग में हम लोग उसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन सर अगर पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक, सिग्निफिकेंट है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसको आप डे टू डे एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। उसको हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उसको हमने क्या करना पड़ेगा, एसेट की कॉस्ट का बनाना पड़ेगा पार्ट, एसेट की कॉस्ट का उसको बनाना पड़ेगा पार्ट। मेरे साथ रहना, अल्फाजों को फॉलो कीजिएगा। इसका मतलब वो जो स्मॉल रिप्लेसमेंट होगी ना पार्ट्स की, वो बोलता है भाई जाने दो उसको, क्या एक्सपेंस। लेकिन अगर पार्ट जो रिप्लेस हो और उस पार्ट की कॉस्ट जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंट है, बड़ी कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को उसने कहा कि एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, इसको हमने क्या कराना पड़ेगा, बोलिए, कैपिटलाइज कराना पड़ेगा। कैपिटलाइज का मीनिंग आपको मैं समझा चुका हूं कि भाई एसेट की बुक वैल्यू में उसको क्या कराना पड़ेगा, ऐड। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि वो जो पुराना पार्ट है ना उसको तुम अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज भी करोगे, ठीक है, साथ साथ, और फिर न्यू एसेट को अपने पास तुम करोगे कैपिटलाइज। यानी कि ये नहीं होगा कि पुराना एसेट जो है उसको तुमने अपने पास से डी रिकॉग्नाइज नहीं किया और नया एसेट लेके आ गए। तुमने ये काम जो करना है उस वक्त दो काम हो रहे होंगे, नया एसेट आ रहा होगा और पुराना एसेट तुम्हारे पास से जा रहा होगा। तो अगर मेजर पार्ट का रिप्लेसमेंट होता है तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि तुमने उसको एसेट की कॉस्ट का क्या बनाना है, बोलिए, पार्ट बनाना है। और फिर अब इसमें आ रही है बात तीसरी, जो कि है मेजर इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन, बेटा कुछ एसेट इस नेचर के होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए, कुछ एसेट इस नेचर के होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें मेजर इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर जो रोड पे बसेस चल रही हैं, राइट, जो एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें या ट्रेन की हम बात करें, अगर हम सिंपल बसेस की एग्जांपल ले लें तो सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको, ठीक है, ये जो बसेस हैं उसको रोड पे चलाने का परमिट देते हैं, लेकिन एक ऐसा खर्चा है जो आपने हर 3 साल में लाजमी तौर पे करना है, हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 4 साल में। वो क्या कि वो जो आपकी बसेस रोड्स पे जा रही हैं इसका हर तीसरे साल एक होगा मेजर इंस्पेक्शन। वो छोटे मोटे इंस्पेक्शन तो यार होते ही रहते हैं, ठीक, छोटे मोटे इंस्पेक्शन तो होते ही रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गाड़ी थोड़ा सा ट्रबल करी है तो उसका इंस्पेक्शन कराया जाएगा, उसको दोबारा से उसकी उसी हालत में लाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। जैसे कराची से इस्लामाबाद जाते हैं तो क्या वो इस्लामाबाद से दोबारा कराची जब आएगा जहाज, तो क्या वो उसकी कोई इंस्पेक्शन उस दौरान होगी या नहीं होगी? सर होगी तो सही, लेकिन सर वो कोई मेजर इंस्पेक्शन नहीं होगी, वो माइनर इंस्पेक्शन होती है। तो यार ये तो हमारा रोजमर्रा का खर्चा है, बोले ऐसा है। लेकिन सर एयरक्राफ्ट एविएशन जो लॉ है हमारा वो ये कहता है, अज्यूमिंग कि भाई इतने घंटे अगर जहाज उड़ जाएगा, इतने घंटे उसका इंजन चले जाएगा, या 2 साल या 3 साल या फ्लाइंग आवर्स हो सकते हैं, तो भाई इंस्पेक्शन तो आपने करवानी होगी, लेकिन ये कोई मामूली इंस्पेक्शन नहीं होगी, मेजर इंस्पेक्शन हो। तो वो जो मामूली इंस्पेक्शन होती है उसको हम लोग कहां पे फिट कर देंगे, एक्सपेंस आउट। और जो मेजर इंस्पेक्शन है उसको हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, बोलिए, बात से ही समझ आ रहा है, उसको हमने क्या कराना पड़ेगा, कैपिटलाइज कराना पड़ेगा। और कैपिटलाइज जो कराएंगे तो उसकी लाइफ कितनी बताइए। अभी एग्जांपल मैं बोलता हूं हर 3 साल बाद, तो इसका मतलब उस इंस्पेक्शन की लाइफ कितनी होगी, बोलिए, 3 साल। क्या ये वाली बात समझ आई? तो इसका मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कुछ एसेट इस नेचर के होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ शराइत होती हैं। वो शराइत ही होती हैं कि आप इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे, हर 3 साल, हर 2 साल, या इतने घंटे चलने के बाद, इतने यूनिट्स बनाने के बाद, इतने घंटे उड़ने के बाद, या इतने टाइम रोड पे चलाने के बाद आपने इसकी क्या करानी पड़ेगी, बोलिए, मेजर इंस्पेक्शन। और जब मेजर इंस्पेक्शन करवाएंगे तो खर्चा तो होगा, तो जो खर्चा होगा तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि उसको आपने क्या कराना पड़ेगा, बोलिए, कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज जब करा दिया तो उसका मतलब वो पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बन गया। जब वो पार्ट बन गया तो सर डेप्रिशिएट तो वो होगा। अगर लेट्स सपोज जो बस थी उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 100 मिलियन, लेट्स सपोज उसकी कॉस्ट थी 100 मिलियन और उसकी लाइफ थी 10 साल,
तो वो तो 100 मिलियन डिवाइड बाय 10 हर साल हो रहा होगा, 100 मिलियन डिवाइड बाय 10, 100 मिलियन डिवाइड बाय 10, अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन। सर वो जो इंस्पेक्शन होती है ना, वो हर 2 साल कराने के हम लोग पाबंद हैं। क्या ये बात समझ आई? और हर साल जो इंस्पेक्शन होगी उसमें तकरीबन हमारा 10 लाख रुपए का हमारा मेजर इंस्पेक्शन कराने पे खर्चा है, लेकिन लाइफ कितनी है बोलिए? 2 साल। मेरे भाइयों बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब वो जो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 है, वो तो डेप्रिसिएशन हर साल होगा ही। क्या ये बात समझ आई? और वो जो हम लोग 1 मिलियन का खर्चा कर रहे हैं मेजर इंस्पेक्शन कराने में, उसकी लाइफ कितनी है बोलिए? 2 साल। तो इसका डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो अलग होगा एज कंपेयर टू जो बसेस हैं उसकी लाइफ। क्या ये बात समझ आ रही है कुछ? तो बेटा मेजर इंस्पेक्शन को हमने इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगले पेज पे आइएगा, एक एग्जांपल है जो भाई नंबर्स मैंने यहाँ पे भी आपसे बोले थे, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 10 साल, 2 साल। बात समझ आई या नहीं भी आई तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रख दिया है, इसको क्विकली रीड आउट कर लेते हैं, हमें हमारा मकसद समझ आ जाएगा इस डिस्कशन का। देखो भाई एग्जाम्पल देखिएगा। New legislation was promulgated on 1st September 2021 whereby all public transport buses are required to undergo regular major inspection every 2 years. Room Limited owns a bus that has a carrying amount of C, मतलब यहाँ पे करेंसी है, 80,000 as at 1st January 2021. The bus is depreciated on the straight line method to a nil residual value and had a remaining useful life of 10 years on 1st January 2021. A major inspection of this bus was purchased on 1st October 2021 at a cost of currency 20,000. Show the journal entry relating to the major inspection and present the best in the detailed statement of financial position of Room Limited as at 31st December 2021. अब देखें, बस की जो मेजर इंस्पेक्शन कराई है, कब कराई है? 1st October 2021 को कराई है बेटा। ये काम बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ नंबर जो मैं अभी वर्बली थ्रो कर रहा था, मैं बोर्ड पे नहीं गया, मैंने हैंडआउट का थोड़ा सपोर्ट ले लिया ताकि आपका काम आसान हो जाए। बस की मेजर इंस्पेक्शन जो हुई है, कितना खर्चा हुआ? 20,000। एग्रीड डेबिट हो गया कितना? 20,000। कैश बैंक पेबल्स क्या हो गया? बोली क्रेडिट। इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अब आ जाइए 31 दिसंबर 2021 जो कि ईयर एंड है, डेप्रिसिएशन बस का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10,500, जिसमें बस का एक्यूमुलेटेड क्या है और बस का जो मेजर इंस्पेक्शन है उसको देखो अलग अलग कर रहा है। ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन का जो रेट है, जो लाइफ है, वो डिफर करती है, जो मैं आपसे बात कह रहा था। अब देखिए, इसने जो फिजिकल बस है नीचे वर्किंग शो की हुई है, कैसे निकाला? 80,000 माइनस 0, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं थी, डिवाइड बाय क्या किया? 10। तो साल का आ गया डेप्रिसिएशन, जो कि कितना बन गया? 8,000। और जो बस की जो मेजर इंस्पेक्शन हुई है वो कितनी है? कॉस्ट कितनी लगी है? 20,000। और लाइफ कितनी है बोले? 2 साल। मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 12 किया, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आखिरी के 3 महीने। मेरे भाई की वाली बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब देखो जो इसका डिस्क्लोजर देंगे, यानी कि बैलेंस शीट में किस तरह से दिखाया जाएगा जो बस की वैल्यू है वो कितने में दिखाई जाएगी। देखो नॉन करेंट एसेट में बस नजर आ रही है कितनी? 89,500। इसका ब्रेकअप जरा चेक करो, यानी कि बस कितने से आ रही है। यहां पे आप मेजर इंस्पेक्शन, फिजिकल या ये इस तरह से ब्रेकअप में शो नहीं कर रहे, बस कितने पे रिपोर्ट किया जा रहा है? 89,500। इसका ब्रेकअप जरा आप चेक करो, क्या है? 80,000 प्लस 20,000। 80,000 क्या था? बस की फिजिकल कॉस्ट। 20,000 क्या है? उसका इंस्पेक्शन। और 8,000 क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बस फिजिकल का। और 2,500 क्या है? मेजर इंस्पेक्शन का। तो हमारे पास 89,500 आ गया। क्या ये वाली बात समझ आई? तो हमने इस डिस्कशन को क्विकली रैप अप कर लिया। जो बुक के अंदर जो कंटेंट था वो भी आपने देख लिया, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके बात की, यानी कि अभी हमारी नॉलेज सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है जिसका बेनिफिट 12 महीनों तक होगा, कैपिटल एक्सपेंस क्या है जिसका बेनिफिट 12 महीनों से ज्यादा होगा। हमने इसके अलावा भी अपने डिस्कशन को खींच लिए, यानी कि पूरा ये 16 के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस के हवाले से जो भी बातचीत है वो इसी के गिर्द घूम रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंस बड़ा बाज है, कैपिटल के अंदर कितनी बातें आ गई बोलिए? 3। या तो लाइफ बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, या तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं हो रही। ऑल्दो मैं चाहता तो सिर्फ वो 3 बातें करके हम रैप अप करके आगे बढ़ जाते, लेकिन कल को आपके सामने एक सिनेरियो आता कि सर हमारा इक्विपमेंट है, हमने उसका एक पार्ट रिप्लेस किया है, आप बताइए उस पार्ट को मैं कैपिटलाइज करूं, एक्सपेंस आउट करूं? यार अब मैं आपसे पूछूंगा, यार वो जो पार्ट आपने रिप्लेस किया है उसकी वैल्यू क्या है?
सर पार्ट तो रिप्लेस हुआ, वैल्यू छोटी हो बड़ी, मैं जब आप दूंगा 16 का जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि अगर पार्ट रिप्लेस हो रहा है, अगर छोटा मोटा पार्ट है, कोई इतनी कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उसको तुम डे टू डे सर्विसिंग में डाल दो, मतलब एक्सपेंस आउट कर दो। लेकिन अगर उस पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, ठीक, तो उसको तुमने क्या करना पड़ेगा, बोली, तभी मैंने यहां पे ऊपर क्या लिखा, मेजर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। और इसी तरह से छोटी मोटी इंस्पेक्शन होती है यार, हम लोग गाड़ियों की भी इंस्पेक्शन कराते हैं, बाइकों की भी इंस्पेक्शन कराते हैं। कराची से अगर फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न एरियाज आ रहे हैं, तो हम लोग वहां से वापसी आने के बाद क्या करवाते हैं, पूरा इंस्पेक्शन कराते हैं कि किसी किस्म का कोई मेजर फॉल्ट तो नहीं आ गया वगैरह वगैरह। लेकिन एक इंस्पेक्शन होता है कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्कर हम लोग जा रहे हैं, तो छोटा मोटा ऑयल, पानी, गैस, तेल और ये सब करवाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये जो खर्चा हो रहा होगा, ये क्या होगा, हमारा डे टू डे में आ रहा होगा। लेकिन वो जो इतने बड़े टूर के बाद जब हम आ रहे होंगे, टोयोटा कंपनी को गाड़ी दे रहे होंगे, वहां पे क्या हो रही होगी, इसकी मेजर इंस्पेक्शन हो रही होगी। मेरे भाई ये कुछ बात समझ आ रही है? तो छोटी मोटी इंस्पेक्शन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, और जो मेजर इंस्पेक्शन है उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। जरा आगे बढ़िए। अब आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट पे। अच्छा जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट यानी कि हम पुराना एसेट दे रहे हैं, नया एसेट ले रहे हैं, और उसके अवज़ हमारे पास से या तो कुछ पैसा जा रहा होगा, या तो हो सकता है कि हमारे पास पैसा आ रहा हो। जाएगा अमूमन हमारे पास से पैसा कब, लेट्स सपोज आप मुझसे एक नया एसेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो प्योरली कैश पे आप खरीद नहीं रहे, आप अपना पुराना एसेट मुझे दे रहे हैं और मुझसे एक नया एसेट ले रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रही है। अब सुनिए, कैश आप मुझे कब देंगे, जब आपके पास एसेट कम वैल्यू का हो और जो मुझसे आप एसेट एक्सचेंज में ले रहे हैं वो ज्यादा वैल्यू का हो। इसका उलट कर लें, कैश आप मुझसे कब रिसीव करेंगे इस एक्सचेंज के दरमियान, जब आपका एसेट जो है वो ज्यादा वर्थ का हो और जो आपके पास एसेट आ रहा है वो कम वर्थ का हो। तो इसका मतलब यहां पे उल्टा मैं आपको पैसा दे रहा हूंगा और एसेट भी दे रहा हूंगा। ये वाली बात समझ रही? तो सर हमारे पास यहाँ पे IAS 16 में 3 के करीब सिनेरियोज हैं, 3 सिनेरियोज हैं, और 3 सिनेरियोज के जरा डिस्कशन करते हैं। जो डायग्राम बनी हुई है उसको तो हम अभी समझेंगे। एक्सचेंज एग्जांपल लीजिए, ओल्ड एसेट है, उसकी कॉस्ट 70 बताई, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 बता दिया, ये कितना हो गया बोलिए, 40। ये क्या कहलाएगी उसकी, बोलिए, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। ये हमारा पुराना एसेट है, यानी कि आपके पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट इतनी, अलाउंस इतना है और उसकी बुक वैल्यू इतनी आ रही। न्यू एसेट, न्यू एसेट की जो फेयर वैल्यू है, जिसको हम आसान अल्फाज, फेयर वैल्यू तो खैर एक बहुत गहरा अल्फाज है, लेकिन यहां पे भी हम फिलहाल समझने के लिए बात, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, ऑल्दो इसकी बहुत गहराई में जाके भी मीनिंग बनते हैं, लेकिन अभी फिलहाल है फेयर वन लेवल के लिए फेयर वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज है 85, ठीक। अब जरा आइएगा यहां पे, सर हमारा जो एसेट है उसकी भी एक फेयर वैल्यू है, लेट्स सपोज 48, और जो न्यू एसेट हम लेना चाह रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू है कितनी, बोलिए, 85। हमने इस डिस्कशन में जो समझना है वो ये समझना है कि भाई आपने पुराना एसेट दिया, नया एसेट लिया, जो भी कुछ हुआ, फायदा हुआ, नुकसान। अभी मैं फायदे नुकसान की बात नहीं करने वाला। इस एक्सचेंज ऑफ एसेट में हम सिर्फ एक चीज अभी समझना चाह रहे हैं, और वो एक चीज क्या है कि इस एक्सचेंज में जो नया एसेट आपके पास आएगा उसको आपने अपने पास बुक्स में कितने से डेबिट करना है, फुल स्टॉप। आर वी क्लियर?
तो ये जो अभी हम इस पेज पे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है? एक चीज पता करना चाह रहा हूं कि भाई ये जो भी कुछ हो रहा है, नया एसेट जो आपके पास आ रहा है, आप उसको अपनी बुक्स में कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, ये है इसका अभी मकसद। ठीक, फायदा हुआ नुकसान वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, सेकंड टाइम बोल रहा हूं कि न्यू एसेट जो आपके पास आ रहा है इस एक्सचेंज में, उसको आप अपने पास कितने से डेबिट करेंगे, यानी कि पीपी जो डेबिट होगा वो कितने से होगा। तो सर हमारे पास पुराना एसेट का हाल अहवाल जो है वो कुछ यूं है कि कॉस्ट है, अलाउंस है, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू है, और न्यू एसेट है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, बोलिए 85। अब सर वो जो न्यू एसेट हम लेके आ रहे हैं ना, उसकी फेयर वैल्यू जो है वाजे है, ठीक, क्लियर है, मार्केट से उसको हम लोग वेरीफाई करा सकते हैं, वाजे है, क्लियर है, वेरीफाई कराया जा सकता है। इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो है क्लियरली एविडेंट का। क्या अल्फाज इस्तेमाल किया हमने? क्लियरली एविडेंट, वाजे है, क्लियर है, जिसको हम लोग वेरीफाई करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा एसेट है उसकी जो फेयर वैल्यू है वो एविडेंट नहीं है, वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन सर अंदाजे के मुताबिक कितनी है, बोलिए 48। इसका मतलब रिलायबली मेजर हो सकती है कितनी, 48। जो सप्लायर है वो ये कहता है कि भाई 85 का एसेट है, मैं 85 में ही दूंगा, लेना है लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। ठीक, क्योंकि तुम जानते हो कि भाई मार्केट में वैल्यू स्टार्ट 85 है, जाओ जाके 10 जगह से वेरीफाई करा लो, एविडेंट है, क्लियर है, वाजे। अगर ये सिनेरियो है और तुम अपने अगर गिरबान में झांक के देख रहे हो कि फेयर वैल्यू मेरी भी तो होगी ना कोई मार्केट वैल्यू, यार होगी, लेकिन उस नौयत की नहीं है जो इस एसेट की बात में हम कर रहे हैं। जो न्यू एसेट है वो तो वाजे है, क्लियर है, एविडेंट है। हमारे एसेट की जो फेयर वैल्यू है वो वाजे नहीं है, एविडेंट नहीं है, लेकिन सर उसको हम लोग रिलायबली मेजर कर जरूर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में पलड़ा आपको किसका भारी नजर आ रहा है? 85 वाला पलड़ा भारी नजर आ रहा है या 48 वाला? जी 85। तो हम इस सिनेरियो में जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट होगा वो हम क्या लेंगे? मैंने आपसे बात बोली है बेटा, इस सिनेरियो में हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? नया एसेट जो हमारे इस एक्सचेंज में आ रहा है उसको मैं अपने पास कितने से डेबिट करूंगा, ये है हमारा डिस्कशन। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट यानी कि एसेट को जो मैं अपने पास डेबिट करने जा रहा हूं वो क्या होगा? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। फेयर वैल्यू ऑफ क्या बन जाएगा, बोलिए? न्यू एसेट। अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल अभी कॉपी नहीं कीजिएगा, फिर ये सारी बात करने के बाद फिर मैं हैंड आउट पे चले जाऊंगा और फिर वहां पे जो रूल लिखा होगा मैं बोलूंगा यार उसको अब आप रट लें, लेकिन वो रूल जो है पहले समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद फिर अल्टीमेटली जब समझ लेंगे तो वो खुद ब खुद दिमाग में हमारी बात बैठ जाएगी। इसी तरह से ओल्ड एसेट है, उसकी कॉस्ट ले ली 70, उसका अलाउंस हमने ले लिया 30, कितना आ गया 40, ये है कैरिंग वैल्यू। न्यू एसेट कि हम लोग ने फेयर वैल्यू वही रख दी, कितनी बोलिए? 85। कितनी रख दी भाई? 85। अब देखें, जो भी आप डिसीजन लेंगे उससे पहले अब आपको कुछ चीजों की तलब हो रही है, जैसे कि यहां पे हुई। वाजे, ठीक, वाजे नहीं है
लेकिन हमारा बेहतरीन अंदाजा ये है कि इतने की होगी। ठीक, ऐसा है कि नहीं है? अब सर यहां पे जो सूरत हाल है वो ये कि जो न्यू एसेट है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 85। ये वाजे नहीं है, क्लियर नहीं है, एविडेंट नहीं है। तो सर क्या ये रिलायबली मेजर हो सकती है? हाँ यार, ये रिलायबली मेजर हो सकती है, राइट? और सर जो हमारा एसेट है ना उसकी भी जो फेयर वैल्यू है रुपीस कितनी रखी थी हमने वहां पे? 48। और हम कह रहे हैं कि भाई वो भी क्या है? रिलायबली मेजर हो सकती है। तो अब देखिए यहां पे आ रहा है थोड़ा सा फड्डा, यानी कि दोनों तरफ एविडेंट नहीं है, दोनों तरफ क्या है बोलिए? रिलायबली मेजर की जा सकती है। तो इस सिनेरियो में हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि नया एसेट है कितने का, हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है कितनी। मैंने क्या अर्ज किया? हम यहां पे ये नहीं देखेंगे कि न्यू एसेट है कितने का, हम यहां पे ये नहीं देखेंगे न्यू एसेट की फेयर वैल्यू है क्या। तो सर क्या देखेंगे? हम यहां पे ये देखेंगे कि न्यू एसेट हमें पड़ कितने का रहा है। तो सुनो जरा, हम लोग इनको जो नेट पेमेंट करने वाले हैं, ठीक, या तो पेमेंट करेंगे या तो पेमेंट रिसीव करेंगे। मैंने आपसे क्या बात बोली थी? अगर एसेट हमारे पास भारी भरकम है और जो एसेट एक्सचेंज में हम लेना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू कम है, तो उसका मतलब हम पैसे वसूल कर रहे होंगे। और अगर हमारे पास एसेट जो है उल्टी बात तो नहीं बोल दी, हमारे पास एसेट भारी भरकम है और हम बदले में जो एसेट ले रहे हैं वो हल्का है, तो उसका मतलब हम लोग एसेट नया ले भी ले होंगे और पैसे की भी वसूली कर रहे होंगे। और अगर हमारे पास एसेट जो है वो कम वैल्यू का है और बदले में हम एक भारी भरकम एसेट ले रहे हैं, तो हमारा एसेट जा भी रहा होगा और हमारे पास से पैसे भी जा रहे होंगे। हमने कहा कि भाई हम आपको जो नेट पेमेंट करेंगे ना वो कर लेंगे फॉर एग्जांपल 45 की पेमेंट कर देंगे। चाहिए नहीं, कितने की पेमेंट कर देंगे? 45 की करेंगे। इस चीज का भी चले इजाफा हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे क्या बात बोल रहा हूं, एक ऐसा सिनेरियो आया जहां पे आपके एसेट की फेयर वैल्यू एविडेंट नहीं है, जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू भी एविडेंट नहीं है। अगर फेयर वैल्यू एविडेंट नहीं है, वाज़े नहीं है, क्लियर नहीं है, वेरीफाई नहीं कराई जा सकती, तो हम अपने से दूसरा सवाल ये करेंगे, भाई उसको क्या तुम एक अंदाजे के मुताबिक रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो? मैंने बोला हाँ ये तो कर सकता हूं, ये तो किया जा सकता है। तो एक रिलायबल एस्टिमेट के मुताबिक हमारे एसेट की कितनी आ रही है बोलिए? 48। और इसकी कितनी आ रही है बोलिए? 85। तो अगर ये सिनेरियो होगा कि रिलायबल, ठीक, यहां पे क्या था? एविडेंट, और यहां पे रिलायबल। ये है रिलायबल, ये क्या है? एविडेंट। रिलायबल, एविडेंट। तो हमने क्या बोला कि जो न्यू एसेट हम लेके आ रहे हैं उसको कितने पे रिकॉर्ड करेंगे बोलिए? 85। यहां पे हम सप्लायर हमें क्या बोल रहा होगा? भाई 85 का एसेट है, लेना है लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तो हम न्यू एसेट को अपने पास डेबिट कितने से कराएंगे बोलिए? 85। यहाँ पे जो सिनेरियो है वो ये है कि हमारा रिलायबल है, वहां भी रिलायबल है, और हम अपने सप्लायर को कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपको कितना पे करेंगे बोलिए? कितना पे करेंगे बोलिए? 45, यानी कि एसेट भी देंगे और तुम्हें 45 का भी अमाउंट पे करेंगे। तो इस सिनेरियो में स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये वही चीज बोलेगा जो आप खुद भी अपने एंड पे सोच रहे हैं। स्टैंडर्ड ने क्या बोला? यहाँ पे तुम ये नहीं देखोगे नया एसेट है कितने का, यहाँ पे तुम ये नहीं देखोगे नया एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, ठीक, यहाँ पे तुम ये देखोगे कि तुम्हें नया एसेट पड़ कितने का रहा है, तुम्हें नया एसेट पड़ कितने का रहा है। तो इस सिनेरियो में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल्स टू पुराना एसेट जो जा रहा है, पुराना एसेट जो जा रहा है
पुराना एसेट जो जा रहा है, एक मिनट, पुराना एसेट जो जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू क्या है? सही है जी। और तो और जो तुम कैश पे या कैश रिसीव जो कर रहे हो वो कितना है? कैश पेड जो है वो क्या हो जाएगा? बोलिए, ऐड हो जाएगा, और कैश रिसीव जो है वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो मुझे बताइए कितना आएगा यहाँ पे? वैल्यू जरा बताइएगा कितना आएगा, बोलिए। 48 प्लस, बोलिए 45, तो बोलो बेटा कितना आया? 93। इसका मतलब वो जो न्यू एसेट है उसको आप अपने पास बुक्स में कितने से डेबिट करेंगे? बोलिए शाबाश, 93। कॉपी करने से पहले जरा हैंडआउट पे आइए, विच इज पेज नंबर 11। पेज 11 देखो बेटा, यहां पे 3 केसेस हैं। पहला केस, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज एविडेंट, मींस वाजे, क्लियर, या कहीं से वेरीफाई हो सकती है। आप देखिए मैं बार बार ये 3 अल्फाज बोल रहा हूं, राइट। फेयर वैल्यू जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू मालूम है। यार मालूम तो है, पहले ये तो बताओ अल्फाज क्या इस्तेमाल होंगे? रिलायबली मेजरेबल है भी या नहीं, एविडेंट है या नहीं, क्या है? उसने बोल दिया यहाँ पे क्या है? एविडेंट है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे एसेट की फेयर वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यू एसेट जिसको हम लोग अपने पास रिकॉर्ड करेंगे वो कितने पे करेंगे? देखो नीचे जवाब लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू। रिकॉग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट, बोलिए, फेयर वैल्यू। राइट साइड पे आइए, केस 2। यहां पे क्या लिखी हुई है बात? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज नॉट गिवन। फेयर वैल्यू एसेट एक्वायर्ड जो हम कर रहे हैं उसकी गिवन नहीं है, या तो एविडेंट नहीं है। अगर एविडेंट नहीं है, ठीक, अगर एविडेंट नहीं है तो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे? रिलायबली मेजर तो होगी। अगर एविडेंट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? रिलायबली मेजर। तो सर अगर रिलायबली मेजर नहीं होगी तो वो मुंह से बोलेगा कि भाई रिलायबली मेजर भी नहीं हो सकती, तो सिनेरियो बन जाएगा तीसरा। लेकिन यहां पे वो क्या बोलता है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज नॉट गिवन, यानी कि जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं है। अगर मालूम नहीं है तो सर क्या करें? फिर तो हमारे पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है ना। हेलो, अगर फेयर वैल्यू बेटा पता ही नहीं है तो बताओ रास्ता क्या बचा? वो मेरे पास जो एसेट है उसकी फेयर वैल्यू तो रिलायबली है ना, मार्केट में इतने का चल रहा है। कितने का चल रहा है? बोले 48 का, और मैं तुम्हें कितने ठोस रकम दे रहा हूं? बोलिए 45। ठीक, तो इसका मतलब मैं 48 में 45 को क्या करूंगा? ऐड। ये अब मेरे पास जो एसेट आया कितने पे रिकॉर्ड होगा? बोलिए 93। और अगर वो बोलता है कि भाई एविडेंट नहीं है, तो एविडेंट नहीं है तो इसका मतलब हम यहां पे इसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिलाय नहीं करने वाले। हम ये देखेंगे कि हमें नया एसेट बेटा क्या बोला था, पढ़ कितने का रहा है। तो अगर दोनों सिनेरियो में देखें आप, रिलायबल रिलायबल, ठीक, तो हम यहां पे क्या देखेंगे? न्यू एसेट हमें पढ़ कितने का रहा है। बाबा मैं बार बार बोल रहा हूं, हम ये नहीं देखेंगे नया एसेट है कितने का, ठीक, नया एसेट की फेयर वैल्यू क्या है भाई, नहीं हमें इससे कंसर्न। हम यहाँ पे देखेंगे नया एसेट हमें पढ़ कितने का रहा है, नया एसेट हमें बाबा पढ़ कितने का रहा है। तो कितने का पढ़ है? तो पुराना एसेट मेरे पास जा रहा है वो 48 का है, और तो और मैं पैसे कितने दे रहा हूँ? बोलिए 45। तो उसका मतलब नया एसेट मुझे पढ़ कितने का गया? 93 का। तो यहाँ पे देखो इसने बात क्या लिखी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड इज नॉट गिवन और इज नॉट एविडेंट बट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्या किया? रिकॉग्नाइज एसेट एक्वायर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस माइनस कैश पेड स्लैश रिसीव। तीसरा सिनेरियो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप पढ़ के खुद भी समझ जाएंगे। तीसरा सिनेरियो जरा देखिए आप, फेयर वैल्यू ऑफ नन ऑफ द एसेट इज अवेलेबल। नन ऑफ द एसेट इज अवेलेबल। आपका क्या ख्याल है? ना फेयर वैल्यू यहां की पता ना वहां की पता। जी, तो फिर बचता क्या हमारे पास? बुक वैल्यू तो पता होगी ना यार, किसकी पता होगी? नए एसेट की या हमारे पास जो एसेट है, जो हमारे पास एसेट है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? न्यू एसेट को अपने पास किस पे रिकॉर्ड करेंगे? देखें शाबाश, कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, और साथ साथ जो हम कैश पे कर रहे होंगे, रिसीव कर रहे होंगे, उसमें वो प्लस माइनस हो जाएगा। मेरे भाई ये वाली बात समझ आई?
क्विकली मैं जा रहा हूं नीचे एक एग्जाम्पल पे जो टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है, ये कर लेंगे, उसके बाद फिर हम रैप अप करते हैं, क्लास एंड कर देंगे। इसको क्विकली देख लेते हैं कि क्या हमें सवाल को देख के कुछ अंडरस्टैंडिंग बन भी रही है, नहीं। आइए, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू 3 एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फिक्स एसेट। तो 1 2 3 कैश रिसीव पेड, तो ये जो 1.1 आ रहा है और बराबर में देखिए 2.1 है, तो वो जो पॉजिटिव में है वो कैश रिसीव्ड है और जो नेगेटिव में है वो क्या होगा, बोलिए, कैश पेड। और थर्ड सिनेरियो में कोई कैश रिसीव पेड का चक्कर नहीं है। अब आपने यहाँ पे सिनेरियो देखना है और आपने बताना है कि केस 1 है, 2 है या 3 है। देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 10.3, बुक वैल्यू कितनी है 6.4, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू कितनी है 8.5 और एसेट रिसीव जो हो रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 7.1। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको बुक वैल्यू पता है पुराने एसेट की? क्या आपको फेयर वैल्यू पता है पुराने एसेट की? क्या आपको फेयर वैल्यू पता है न्यू एसेट की? सही है जी। यहां पे बात अभी तक वाजे नहीं है, क्योंकि हमें जिन अल्फाजों का इंतजार है ना, वो है रिलायबल और है एविडेंट, क्योंकि इस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि नया एसेट कितने पे रिकॉर्ड होगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब देखिए नीचे क्या लिखी हुई बात, इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट आर रिलायबली मेजर्ड। दोनों की रिलायबल मेजर है, बट उसने एविडेंट का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। ठीक, उसने क्या बोला, दोनों की रिलायबली मेजरेबल है बट एविडेंट का उसने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। और रिलायबल का मीनिंग क्या होता है, रिलायबल का मतलब क्या होता है, अंदाजा, और एविडेंट का मतलब क्या होता है, वाज़े। तो मुझे बताइए, ये केस 1 बनता है, 2 बनता है, यहां के हिसाब से केस 2 बनता है। और अब आप मुझे बताइए केस 2 में हम क्या करेंगे, हमें नए एसेट की फेयर वैल्यू से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या बात बोली बेटा, अपने पास ये लिख लेना, जो मैं बार बार बातें बोलता हूँ ना, 2 4 5 दफा मैं आपके दिमाग की चटनी नहीं बना रहा होता, वो चीज कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठा रहा होता हूँ। चिढ़ जाओ भले वो दिमाग में अल्फाज पे बैठ रहे हैं। जैसे मैंने बात क्या की थी, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, कि ईयर एंड पे आके हम देखेंगे अबे यार पे तो करना साला इतना अमाउंट, और हम तो साले यहाँ पे खड़े हुए, अबे बड़ा लाइबिलिटी बड़ा, क्योंकि तूने पे कितना करना है अमाउंट। तो सिर्फ इसको जरा इंग्लिश में हम बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अगर हम इस तरह से बात नहीं करते, 3 4 दफा रिपीट नहीं करता, हाँ यार सर ने बोला तो था, पता नहीं क्या था वो इंटरेस्ट और वो एक ये भी थीम होती है। तो मैं रिपीट चीजों को सिर्फ वहां पे आगे कर रहा हूं जो मैं चाह रहा हूं कि आपके अल्फाज, जो मेरे अल्फाज है, वो आपकी जबानों में आ जाए। बताओ बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। नया एसेट केस 1 की बात कर रहा हूं, कितने से डेबिट होगा, सिर्फ इस बात का जवाब दो। कितने से डेबिट होगा, सिर्फ एक वैल्यू आप मुझे बताइए जी, कितने से डेबिट होगा? आपको वो याद हो गया ना, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अगर कैश पे कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, और कैश रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और ये 1.1 मुझे बताइए रिसीव्ड है या पेड है? ये 1.1 रिसीव्ड है या पेड है? रिसीव्ड है। और 2.1 जो है वो क्या है, पेड है। ठीक, तो अब आप बताओ, फिर से मैं पूछ रहा हूं कि केस 1 में नया एसेट कितने से डेबिट होगा? सर 8.5 तो लिया जाएगा, ये तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू है। ठीक, अब इसमें 1.1 का क्या ट्रीटमेंट होगा, प्लस होगा या माइनस हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? 1.1 प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस हो जाएगा। ये वाली बात समझ आई? 1.1 क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8.5 माइनस 1.1 किया तो कितना आ गया, 7.4। तो इसका मतलब न्यू एसेट हमारे पास जिस अमाउंट से डेबिट होगा वो क्या है, अमाउंट 7.4। कैसे आया 8.5 माइनस 1.1? डन। जल्दी से देख लीजिए केस 2, बताइए केस 2 देखिए। आ रहा हूं यार, बस केस 2 देखें। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव इज क्लियरली मोर एविडेंट। अच्छा, केस नंबर 2 का बताइए। वाज़े है ना, तो फिर तो वहां पे कोई दूसरी राय, यानी कि कंफ्यूज पता है आपको कहां पे एग्जामिनर करेगा, इसमें सिर्फ ये है कंफ्यूज होने वाला थोड़ा सा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वो जो तीसरा सिनेरियो है उसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। तो दूसरे सिनेरियो में आप बताइए नया एसेट कितने से डेबिट होगा बेटा? 9।
क्या ये बात क्लियर है? कितने से होगा? 9 से। और 9 कैसे आया? वाज़े। अब आ जाइए केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3। अब आप खुद समझदार हैं, कोई कैश रिसीव नहीं है, कोई पे नहीं है, और फेयर वैल्यू कितनी गिवन है? 4.1। और लेकिन वो बोल क्या रहे हैं? इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू नीदर एसेट इज रिलायबली मेजर्ड। इसका मतलब रिलायबली भी नहीं है, वो बोलेगा। मैंने आपसे बात बोली थी, वो बोलेगा। रिलायबल मेजर है, एविडेंट नहीं है। हेलो, एविडेंट नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? रिलायबल है। और अगर रिलायबल नहीं है तो वो बोलेगा। एविडेंट नहीं है तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे? रिलायबल है। और अगर रिलायबल नहीं होगा तो वो बोलेगा, जैसे कि वो यहां पे बोल रहा है। उसकी स्क्रीन बार बार आउट हो रही है। ऐसा ही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो इसका मतलब केस 1 में एसेट डेबिट हुआ 7.4 से, केस 2 में एसेट डेबिट हुआ कितने से? 9 से, और केस 3 में एसेट डेबिट कितने से हुआ? 3.4 से। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास ये सवाल तो हमने बहुत क्विकली कर लिया। अब कल की क्लास जो हमारी होती है उसमें वो जो सवालात रह गए हमारे न्यूमेरिकल, उसको निपटाएंगे। इसका कुछ पार्ट जो है, यानी कि इस हैंडआउट को पूरा न्यूमेरिकल एरिया जो रह गया कंप्लीट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सही है? बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा जरूर। 1 मिनट मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लीजिए। एक मिनट बैठिएगा बेटा। अच्छा, सवाल अभी एक आया है, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। सवाल जी, एक्सक्यूज मी, सवाल बेटा क्या किया गया है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ना, वो बोलता है भाई पुराना एसेट मैं तुमसे ले रहा हूं, ठीक, और 45 की रकम तुमसे लूंगा। अगर इस पे तुम एग्री करते हो तो ठीक है, चलो हाथ मिलाओ। दूसरी बात, हमने उसको 30 में तोड़ लिया, हाथ मिल गया, ठीक। ये वो अमाउंट है जितने पे हम सामने वाले को तोड़ लें, यानी कि अपनी चीज तो दे रहे हैं, उसकी तो है एक मार्केट वैल्यू जो कि रिलायबली मेजरेबल है। अब अगर हम उसको तोड़ लेते हैं, भाई हम तुमसे इतने का ले रहे हैं, तो यहां पे सिनेरियो गेन या लॉस का बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यू 30, 35, 40, 50, 60, 80 कुछ भी हो सकती है, जितने पे हम उसको तोड़ लें। ठीक है बेटा, तो 3 सिनेरियो हैं, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक सिनेरियो जो है वो याद रखने का है। दोनों तरफ रिलायबल है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो फेयर वैल्यू होल्ड एसेट होगी उसमें कैश पेड को ऐड करा देंगे, और रिसीव्ड है तो उसको क्या करा देंगे? माइनस। क्लियरली एविडेंट है तो भाई कोई शक शुबात ही नहीं है, उतने से होगा। और जहां पे बिल्कुल साइलेंट है कि भाई क्लियरली एविडेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे किसको तरजीह देंगे? जो हमारी बुक वैल्यू आ रही है उसमें हम कैश पेड को ऐड करा देंगे और रिसीव्ड उसको लेस करा देंगे। अल्लाह हाफिज।